सम्राट ने अपने ऑफिसर को भी साहिल और रुद्राक्ष के साथ बच्चा सिंह की तलाश में अनाथ आश्रम में रेड डालने चल पड़ा था। इधर आधी रात को एक साया कमिश्नर हाउस की तरफ बढ़ता चला रहा था। क्या हुआ, सोए नहीं अब तक? अर्नव को छत पर रेलिंग से हाथ टिकाए हुए देखकर रिया ने पूछा। कुछ जवाब ना मिला तो रिया ने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा। अर्नव ने चौंक कर पीछे देखा। मॉम, आप क्यों? तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रहे थे क्या? जी, आप तो जानती हैं, वह कल सुबह आने वाली है। नहीं, मेरा दिल कहता है कि वह आ चुकी है। छत पर तो वैसे अंधेरा था, पर माँ के दिल से बेटे की उदासी और आंखों की नमी छिपी नहीं रह सकी। चांद की रोशनी में रिया गौर से अर्नव का चेहरा देख रही थी। अर्नव ने जल्दी से मुंह फेर कर अपने शर्ट की बाह से आंख साफ करनी चाहिए। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो जो तुम अपने आंसुओं की वजह भी मुझे बताना नहीं जरूरी समझते? मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊंगा मॉम, आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। रिया अर्नव का हाथ पकड़कर छत पर लगे लोहे के झूले के पास आए और खुद वहां बैठ गई। अर्नव उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। रिया धीरे धीरे उसके बालों में उंगली फिरा रही थी। पापा कहाँ है? वो अक्षत और अक्षय से कुछ बात कर रहे हैं, छोटी पंछी के बारे में। तुम जानते हो? रिया ने हैरानी में अर्नव की तरफ देखा। उन्हें सच में नहीं पता था कि वह भी छोटी पंछी के बारे में जानता है। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और रिया की गोद में फफक कर रो पड़ा। मैं गुनहगार हूँ, मैं, पहले पंछी का और फिर इस छोटी बच्ची का, दोनों ही मेरी वजह से। अर्नव के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आपको पता है माम, वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मेरी वजह से वह हंसती मुस्कुराती है। मैंने उसे इतनी खूबसूरत फैमिली दी है, पर नहीं माँ, मैंने तो, मेरी वजह से ही तो उसकी सारी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरी वजह से उसके माँ की डेथ हुई, वह उस मुसीबत में फंसी, उसकी बेटी उससे दूर हुई। मैं देख पाता हूँ उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई उसकी उदासी। रिया ने अर्नव का चेहरा अपने हाथ में ले लिया। अर्नव तड़प के रिया के गले लग गया। आपको पता है मॉम, सबसे पहले मैंने ही छोटी सी पंछी को गोद में लिया था और फिर पापा को दिया था। हम दोनों ने ही अपनी पंछी को इतना छोटा नहीं देखा था। मैं सोचता था कि पंछी के बहाने मैं अपनी पंछी का भी बचपन जी लूंगा, लेकिन फिर मेरी ही गोद से मेरी छोटी पंछी। क्यों मॉम, क्यों? मैं ही हर बार उसके दर्द का कारण बन जाता हूँ और हर बार वह मेरी जिंदगी बचा ले जाती है, क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। पर यह काम तो मेरा था ना मॉम, उसको सेफ रखना। पापा है ना, उन्होंने जब प्रॉमिस किया है तुमसे, तो वह करेंगे ही। तुम प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो अर्नव, तुमने कुछ नहीं किया। और हाँ, अगर तुमने अपने मन से गिल्टी नहीं निकाली तो मैं अनवी को साफ साफ सब कुछ बता दूंगी। फिर तुम अच्छे से जानते हो कि अनवी तुम्हारे साथ क्या करेगी। अरुणा अभी कुछ बोलना चाहता था कि रिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और रेलिंग की तरफ इशारा किया। दो हाथों ने रेलिंग पकड़ा हुआ था। पागल कर दोगे तुम सब मुझे मिलकर। जुड़वा बच्चों का भी कनेक्शन भी इतना टाइट नहीं होता जितना कि तुम दोनों का है। रिया ने सर पकड़कर कहा। अब अर्नव के चेहरे पर भी हल्की हंसी आ गई। उसको हंसता हुआ देखकर रिया भी बहुत खुश हो गई। रिया उठकर रेलिंग की तरफ जाने लगी, लेकिन अर्नव ने उनका हाथ पकड़कर रेलिंग से लगे हुए पिल्लर पर सटा दिया और चुप रहने का इशारा किया। पुलिस कमिश्नर के घर चोर, इसे तो मैं बताता हूँ। अर्नव ने अपने शर्ट की आस्तीन को हनी तक मोड़ ली। रिया ने अफसोस से अर्नव की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाई, हो गया कल्याण। अब अर्नव ने रिया की तरफ देखा। नहीं, मैं वह कह रही थी कि देखना मजेदार होगा कि चोर को पिटाई पड़ती है या फिर पहरेदार ही पीटा जाता है। गो। और वो वही पिलर से टेक लगाकर आराम से खड़ी हो गई। अर्नव ने कंधे उचका दिए। जैसे ही साया रेलिंग के इस पार कूदा, अर्नव ने जैसे ही साय को अपना हाथ दिया उठने के लिए, उसने अर्नव का हाथ पकड़कर तेजी से राउंड होते हुए अर्नव को एक पछाड़ दे दी। पिलर से सटी हुई रिया को हंसी आ गई। अभी अर्नव उठकर खड़ा होता ही कि अनवी ने उसके माथे पर गन रख दी। क्यों, कैसी रही डॉक्टर बाबू? अनवी ने डॉक्टर के हाथ में गन थमाते हुए कहा। वेरी बैड। डॉक्टर ने तेजी से गन नीचे फेंक दे। अनवी को हंसी आ गई। जस्ट चिल ब्रो, खिलौना है, तुम्हारे लिए ही था। अर्नव ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही अनवी की बात का मतलब समझ में आया वह चिल्ला पड़ा, व्हाट? अनवी खिलखिलाकर हंस रही थी। भला ऐसे कोई अपने घर में आता है चोरों की तरह? छत पर से कूदकर अर्नव अपनी झेप मिटाते हुआ अनवी पर चिल्लाया। तुमको पता भी है कमिश्नर साहब का घर है, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। पागल लड़की, सिक्योरिटी के हत्थे चढ़ जाती तो क्या होता? कभी सोचा भी है क्यों मुझे हार्ट अटैक देने पर तुली हुई रहती हो? अर्नव के गले से आवाज भी अटक अटक कर निकल रही थी। इतना डरते ही क्यों हो?
जो तुम्हें बात बात पर हार्ट अटैक आने लगता है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, किसी की भी हिम्मत नहीं मेरे रहते हुए जो तुम्हें छू ले। तुम्हें छूने के लिए भी हवा को मेरी परमिशन चाहिए। वही तो मैं भी सोच रही थी, कल कमिश्नर साहब से कहकर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करवा दूंगी। रिया सामने से आती हुई बोली। वह क्यों? अन्वी ने रिया को साइड हग करते हुए पूछा। भाई, जब तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं तो ये सब चीज़ रह कर क्या करेंगे? आना तो तुमको छत फांद कर ही है। हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं, अन्वी हाथ झाड़ते हुए बोली, लेकिन अपना सोचा है कि आप दोनों घर में कैसे आएंगे? रिया सोचने की एक्टिंग करती हुई बोली, ये तो हमने सोचा ही ना था। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। हाँ, पापा से कहकर सिक्योरिटी कुछ और टाइट करवा दीजिएगा। फिर तुम कैसे आओगी? मेरी चिंता मत करो भाई, मैं तो सिक्योरिटी हटाने का सोच रही थी, रिया ने कहा। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अरे, जिसके घर में ऐसे ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर हो, जिनके कंधों पर पूरा शहर सर रखकर आराम से सोता हो, उसके घर में भला किसी को क्या डर? वैसे बात आपकी सही है, पर अपने इस डॉक्टर का क्या होगा? पापा कहाँ हैं और वह मेरे दोनों नमूने भाई लोग, और वह मेरा राज दुलारा, सब सो रहे हैं क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्नव ने रिया को इशारा किया। रिया तेजी में बोली, हाँ, तुम ही ने तो कहा था तुम कल सुबह आओगी। वह तो अर्नव का सिक्स सेंस कह रहा था कि तुम आ चुकी हो। तुम्हारा वेट कर रहा था तो मैं भी चली आई। रिद्धि क्रिस के साथ अपने मायके गई है और सिद्धि अपने कमरे में। रिया सब के बारे में बताने लगी। अन्वी मुस्कुरा दी और अर्नव के गले लग गई। पता नहीं भाई, हम दोनों को कैसे यह एहसास मिल जाता है। मैं भी यही हूँ, रिया अपने आंखों की नमी छुपाती बोली। किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। मैं नीचे जाकर सीढ़ियों की लाइट ऑन करता हूँ, तब तक तुम धीरे धीरे मॉम को लेकर आना। क्यों, क्या हुआ मॉम को? रिया ने भी हैरानी में अर्नव की तरफ देखा। अर्नव ने उसे कुछ आंखों से इशारा किया। रिया समझ गई, वह मॉम के पैरों में चोट लग गई है। बट अब ठीक है, तुम उनके साथ धीरे धीरे आना, मैं तब तक लाइट ऑन करता हूँ। भाई तुम रुको, मैं करती हूँ। अगर कहीं बिल्ली देख लिए तो जोर से चिल्ला दोगे, सारा घर उठ जाएगा। रिया ने अन्वी का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अपना कुछ समय मुझे भी दे दिया करो, वरना कमिश्नर साहब से तो मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। रिया ने बेचारा सा फेस बनाकर कहा। अन्वी मुस्कुरा दी। चलिए, कल सुबह ही आपके कमिश्नर साहब की भी क्लास लगा देते हैं। रिया ने कसकर अन्वी को अपने गले से लगा लिया। आई एम फाइन मॉम। रिया के आंखों में नमी थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मेरा बहादुर बच्चा। कमिश्नर के बंगले पर ड्राइंग रूम में करीब 27 और 28 साल के दो आदमी बैठे हुए थे। हाइट लगभग 6 फीट, मजबूत कसरत शरीर, तीखे नाक नक्श, बेबी फेस। लगता था सुंदरता की देवी ने दिल खोलकर सुंदरता कमिश्नर साहब के पूरे खानदान को दी थी। क्या कहा है आपके मुखबिर ने? मैंने उसे मैसेज दे दिया था, पर वह कहीं बिजी है। तुम दोनों तो जानते ही हो, वह कभी भी सामने से नहीं आता। तो फिर वो कल सुबह ही मुझसे मिलने आएगा, फिर मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। पर उसने मुझे कुछ लीड दिया है, वह काफ़ी कुछ जानता है इस पंछी वाले केस में। किसका नाम लिया है उसने? नाम क्या लेना है? सब जानते हैं, अजीत सिंह या भैया जी। हमें तो पहले ही शक था भैया जी पर। वह साला एमपी। हमारा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी उस एमपी को गोली मार दे। इससे क्या होगा? कमिश्नर ने शांति से कहा। वह हमारी बहन का गुनहगार है। जानता हूँ, यह मत भूलो कि पंछी मेरी भी बेटी है। तुमसे पहले ही मैं ये काम अब तक कर चुका होता, पर मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। पर हमारे हाथ तो नहीं बंधे हैं ना, अक्षत बोला। इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। पता करो कि पंछी का असली गुनहगार कौन है। इस एमपी ने उसे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी, पर सच्चाई तो यह है कि पंछी किसी भैया जी से आज तक आमने सामने भी नहीं मिली। वह तो भैया जी को अच्छे से जानती भी नहीं। दोनों लड़कों ने हैरानी में कमिश्नर की तरफ देखा। मैंने इस बारे में पंछी से पूछा था, उसे खुद इस बारे में नहीं पता कि आखिर भैया जी उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसे तो बस इतना पता है कि भैया जी बहुत बुरा इंसान है और गलती से भी पंछी की भनक उसको लग गई तो वह पहले उसे मरवा देगा। तो फिर यह बेटी और पंछी को भैया जी ने ही तो इतने दिनों तक अपने उस पुराने फार्म हाउस में सबकी नज़र से छुपा कर रखा था। भैया जी को कुछ जानकारी नहीं थी कि पंछी कहाँ है। कमिश्नर ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वह कौन था? इसी के बारे में तो मैं उससे ढंग से उस वक्त पूछ नहीं पाया, और कमिश्नर साहब अभी कुछ बोल ही रहे थे और अब पूछने का फ़ायदा भी नहीं। डॉक्टर अर्नव ने कमरे में आते हुए कहा।
तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानता कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी अन्वी को छोड़ दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया। मेरी बहन सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुकी है, तो भगवान के लिए सब बंद कीजिए। अक्षय कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कमिश्नर ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। ठीक है, इस बारे में घर में कोई बात नहीं होगी। तुम्हें जब ये लगता है कि पंछी की बेटी मर चुकी है, तो बड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच को कितना भी छुपा लो, वह एक दिन छप्पर फाड़कर बाहर आ ही जाता है। और रही बात पंछी के गुनाहगार की, तो मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वह खुद उनको नहीं छोड़ेगी। मेरा दिल कहता है कि मेरी छोटी पंछी कहीं ना कहीं हंसते खिलखिलाते उड़ती होगी, लेकिन उसकी चिंता में मैं अपनी बहन को भूलने तो नहीं दे सकता। और आप सभी जानते हैं कि मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। आप अपनी कोशिश जारी रखें, पर जब तक कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, अन्वी से कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा। अर्नव ने अक्षत और अक्षय की तरफ देखा। उद्धरण चिन्ह ... जैसा आप कहें छोटे बॉस, हम पहले भी तुम्हारे साथ थे और आज भी हैं। हमें सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर अब कोई इस घर में इस मैटर पर बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अन्वी घर आ चुकी है। तीनों ने हैरानी से अर्नव का मुंह देखा। कब? प्लीज़ पापा, आप तो कम से कम मत चौका कीजिए, और आप दोनों भाई भी नहीं। अच्छी तरह से जानते हैं कि उस लड़की को घर में आने के लिए दरवाजे और सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ है वह? अक्षय ने इधर उधर झाँकते हुए देखा। अपने कमरे में, इधर ही आ रही थी, पर मॉम ने रोक लिया। तीनों ने राहत की सांस ली। कमिश्नर ने आंखों ही आंखों में अक्षत से कुछ इशारा किया। अब हम लोगों को अपने कमरे में चलना चाहिए, वरना हमें इस तरह से मीटिंग करते देख उसे शक हो जाएगा। पर उससे मिल तो लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने उससे कहा है कि सब सो रहे हैं, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने कमरे में। क्या बिगड़ जाता तेरा अगर हम एक बार उसे देख लेते तो? अभी के अभी। पक्का? शर्त लगा ले, ये डॉक्टर अन्वी से मार खाकर आ रहा है। अक्षय अक्षत के कान में फंसाया। सुन रहा है मुझे? और अब आप दोनों मार ना खाएं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके छोटे बॉस, गुड नाइट। सब धीरे धीरे अपने अपने कमरे को निकल गए। रिया को ओके का मैसेज भेज दिया गया। रिया और अन्वी छत पर से नीचे आए। रिया को गुड नाइट बोलकर अन्वी अपने कमरे की ओर चल दी। सब के सब अपने अपने दरवाजे पर सटे अन्वी को भरी हुई आंखों से देख रहे थे। अन्वी को भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। उसने अपने कमरे में जाने से पहले चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन तब तक सब अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से सटे अपने आंसू रोकने का प्रयास कर रहे थे। अन्वी सर झटक कर अपने कमरे में चली आई। कमरे का दरवाज़ा लॉक करते ही अन्वी ने अपना जैकेट उतारा, फिर बैग में से एक डायरी निकाली। डायरी के जिद पर हाथ फिराते हुए अन्वी ने कहा, मम्मा मिस यू लॉट बेटा, मम्मा किसी को भी नहीं छोड़ेगी, जिनकी वजह से आज आप मम्मा के साथ नहीं हो। कहाँ हो आप मेरी बेटी? जल्दी से मिल जाओ। 2 बूंद आंसू अन्वी की आंखों से उस डायरी पर गिर गया। भैया जी, जल्द ही तुम्हें अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। तुमने हमारी छोटी सी दुनिया उजाड़ी, मैं तुम्हें ही उजाड़ दूंगी। आई एम बैक। इधर बच्चा सिंह आराम से पंछी के कमरे में उसके बिस्तर पर लेटा हुआ पंछी से खेल रहा था। बिटिया, आपको पता है पंछी किसको कहते हैं? हाँ, बर्ड को, जो कि आसमान में उड़ती है। अरे बिटिया, आप तो बड़ी समझदार हैं, और एक बात बताइए, आपके पापा का क्या नाम है? पंछी सोच में पड़ गई। और वह जो आपसे मिलने आते हैं, क्या कहती हैं आप उनको? जी हाँ, आपके बाबा जी का क्या नाम है? बाबा, पंछी ने मासूमियत से कहा। अरे वह तो हमें सबको पता है कि दादाजी को बाबा कहते हैं, और उनका कोनो नाम तो होगा ना। याद कीजिए, उन्होंने अपना का नाम आपको बताया है। मुझे नहीं पता। हाँ याद आया, सागर सिंह। अरे नहीं बिटिया, और ध्यान से याद कीजिए, हम बताएं। पंछी ध्यान से बच्चा सिंह के चेहरे को देख रही थी। इधर सम्राट भी पंछी की खिड़की तक पहुंच चुका था। उसने जब बच्चा सिंह किसी बच्चे से बात करते हुए सुना, तो वह खिड़की से सटे हुए पाइप को पकड़कर खड़ा हो गया। खिड़की खुली थी। सम्राट इस मौके के फिराक में था कि कब बच्चा सिंह की नज़र इधर उधर हो और वह कमरे में कूदे। हाँ तो बस, हम का कह रहे थे ना कि तुम्हारे दादाजी का नाम सागर सिंह नहीं है, बल्कि तुम्हारे दादाजी का तो नाम अजीत सिंह है। जैसे ही नाम सम्राट के कानों में पड़ी, उसका हाथ पाइप से छूटते छूटते बचा। अजीत सिंह का नाम सुनते ही सम्राट के हाथ से ग्रिल छूट सा गया। उसने फिर से लपक कर खिड़की से लगी हुई ग्रिल को पकड़ लिया और फिर नीचे देखा। वह कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था।
करीब 20 फीट पर अचानक से नीचे गिरने पर हाथ पैर का टूटना तो निश्चित ही था। सम्राट ने फिर खिड़की से झांकने की कोशिश की। बच्चा सिंह की पीठ सम्राट की तरफ थी और वह पंछी उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी। तभी वही रिसेप्शन की लड़की कमरे में आई और बच्चा सिंह के पास से पंछी को ले जाने लगी। क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? तुम्हारे बाबा के भाई आए हैं तुमसे मिलने। चाचा आप भी चलो। पंछी ने बच्चा सिंह का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। सागर सिंह का छोटा भाई सागर तो अपने माई बाबू का इकलौता बेटा है। अचानक से उसका भाई कहाँ से पैदा हो गया? चलो हम भी उससे मिलते हैं। उसने रिसेप्शनिस्ट को जाने के लिए कहा और खुद पंछी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चा सिंह ने पंछी का हाथ रिसेप्शनिस्ट को थमाया और पास बैठे अपने आदमी को रिसेप्शनिस्ट के पीछे जाने के लिए कहा। जैसे ही ये दोनों कमरे से बाहर गए, उसने तेजी से तकिए के नीचे से अपनी गन निकाली और उससे चेक करके अपनी कमर में खोस लिया। चलो सागर सिंह मिलते हैं आर या पार। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, सम्राट ने कमरे में एंट्री ली। सम्राट ने तेजी से कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। पसीना पोंछ लो, पूर्वी ने धीरे से साहिल से कहा। पूर्वी की नज़रें बहुत कुछ समझ रही थी, वह बहुत कुछ पूछना भी चाहती थी, लेकिन जगह और मौके को ध्यान में रखते हुए उसने साहिल से बाद में पूछने का ही सोचा। तब तक रिसेप्शनिस्ट पंछी को लेकर आ चुकी थी। साहिल को देखते ही पंछी दौड़कर साहिल के पैरों से लिपट गई। साहिल हैरान रह गया। उसने जल्दी से पंछी को उठाया और गले से लगा लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, पर पंछी को गले लगाते हुए ही उसे अपना सा एहसास हुआ। वह बिल्कुल फूल सी हल्की नाजुक सी बच्ची थी। बच्चा सिंह पंछी के पीछे पीछे आ रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर सागर का नाम फ्लैश हो रहा था। बच्चा सिंह ने फ़ोन काट दिया। वह जल्दी से वापस पंछी के कमरे में आया और तुरंत अपने आदमियों को फ़ोन करके अलर्ट रहने को कहा। उसने साफ साफ कहा कि सागर सिंह को हमारे यहाँ होने की भनक लग गई है। रिसेप्शन पर से लेकर हर जगह तक फैल जाओ। किसी तरह से हमें यहाँ से पंछी को लेकर जाना है। बच्चा सिंह को वापस कमरे में आता देख सम्राट तेजी से उस छोटे से पेड़ के नीचे छिप गया था और सारी बातें सुन रहा था। बच्चा सिंह जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, उसकी नज़र कमरे में पड़ी। तलाशी लेने के दौरान सम्राट ने कमरे को पूरी तरह से उलट पुलट के रख दिया था। कहीं वो सागर पंछी को ले तो नहीं गया? अगर वह ले जाएगा तो भैया जी हमें गोली मार देंगे। अभी तक तो किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। बच्चा सिंह दौड़ के रिसेप्शन पर भागा। कौन है सागर सिंह और कौन है पंछी? पुलिस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड भी लगा हुआ है। क्या रिश्ता है इसमें मासूम सी पंछी का सम्राट सिंह के साथ? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रा सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कहानी को प्रोत्साहन दिया कीजिए। हर हर महादेव।